नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में हम हैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसे आप चौथा या अंतिम चार्टर एक्ट 1853 के नाम से जानते हैं। पहले इसकी 2 वीडियोज आ चुकी हैं, जहां पहले वीडियो में हमने इस अधिनियम के प्रस्तावना पर बात की, इसके पृष्ठभूमि पर बात की, उन आधारों पर बात किया जिन आधारों पर इस अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण हुआ। दूसरे वीडियो में आपके समक्ष हम लेकर आए इस अधिनियम के प्रावधान, उन प्रावधानों पर विचार विमर्श हुआ। अब यह तीसरा वीडियो है जहां पर हम देखेंगे इस पूरे के पूरे अधिनियम के प्रावधानों की समालोचना यानी ध्यान देंगे इसके पक्ष और विपक्ष पर, ध्यान देंगे इसके खामियों और खासियत पर, ध्यान देंगे इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर, ध्यान देंगे इसके सकारात्मकता और नकारात्मकता पर। जैसे भी प्रभाव पड़े समालोचना के अंतर्गत हम उनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, चार्टर एक्ट 1853, जहां आज हम देखने जा रहे हैं इसकी समालोचना। इस पूरे संविधान के प्रावधानों पर अगर समालोचना के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके पक्ष की बात करें तो देखिए, पक्ष के संबंध में जो सबसे पहला बिंदु जिस पर हम बात कर सकते हैं वह होगा कंपनी के शासन के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार। तो आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले समालोचना का बिंदु जिस पे हम विचार करने जा रहे हैं, पक्ष के संबंध में कंपनी के शासन के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार। देखिए, इस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां 2 प्रकार की विचारधाराएं मौजूद थीं। अगर देखिए, पहली विचारधारा जो पूर्ण रूपेण साम्राज्यवादी थी और वो चाहती थी कि भारत के संबंध में जो कंपनी के अधिकार हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए। लेकिन ये बिंदु उन लोगों के लिए राहत वाली थी जो ये चाहते थे कि कंपनी का भारत में प्रशासनिक अधिकार यथावत बना रहे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जरूर राहत देने वाली थी कि जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी, जब तक वो पक्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना दबाव बना पाएगा, तब तक भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो अधिकार है, एकाधिकार है, वो समाप्त नहीं होने वाला है। तो यहां पर ये पक्ष में हम पहला बिंदु रख सकते हैं। दूसरा बिंदु, एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा बिंदु। अब ये व्यवस्थापिका सभा थी कौन सी? अभी जब हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में हमने देखा तो मैंने आपको एक प्रावधान बताया वहां पर, जहां पर भारत के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की बात की गई थी, विधायी परिषद की स्थापना की बात की गई थी। वही विधायी परिषद क्या है कि भारत में शासन के संबंध में अब केंद्र में एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में अपना दायित्व निभा रही थी, जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि किसी भी एक बड़े प्रशासनिक तंत्र के लिए, एक बड़े शासन के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए एक व्यवस्थापिका सभा का होना अत्यंत अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। तो ऐसी अवस्था में ये जो बिंदु है, यद्यपि एक चीज पे तो हम थोड़ा सा डिनाई करेंगे कि जो व्यवस्थापिका सभा है इसके अधिकार बड़े बड़े सीमित थे। अगर देखा जाए तो ये व्यवस्थापिका सभा जो है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का ही एक विस्तृत रूप माना जाएगा, क्योंकि उसके 12 सदस्यों में कहीं ना कहीं 5 तो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य ही थे, जहां गवर्नर जनरल को पूरी शक्ति प्राप्त थी। लेकिन उतना ही हर्ष का विषय यह भी है कि सीमित अधिकारों के साथ ही लेकिन भारत के संबंध में एक व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था तो की गई,
एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना तो की गई, यह महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखिए, जो अगला एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं एवं इसके संबंध में एक समिति का प्रावधान। ये देखिए भाई साहब, एक पक्ष पे हम एक बिंदु रख सकते हैं कि भारत में अब जो भी सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां होंगी, जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, उनके लिए क्या होगा, अब एक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिससे कंपनी के द्वारा विभिन्न पदों पर जो भर्तियां की जाती थीं और उसमें भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, तो अब वो भेदभाव समाप्त होने की स्थिति आ गई। और साथ ही इस प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए, इसको कराने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा समिति की भी स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, लॉर्ड मकाले को बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर आप चार्टर एक्ट 1853 के पक्ष में बात कर सकते हैं। चलिए अब इसके विपक्ष की बातें करते हैं। पहला, भारतीय वित्त के संबंध में ब्रिटिश क्राउन के एकाधिकार। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूं बिंदु है जिस पर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जो भारतीय वित्त है, भारत के संबंध में जो भी आर्थिक निर्णय है, अभी तक लेने का अधिकार किसके पास है? इस अधिनियम के बाद भी वो अधिकार सुरक्षित है ब्रिटिश क्राउन के पास। तो आपने अगर भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाया, उसकी कार्यकारी परिषद बनाई, एक व्यवस्थापिका सभा या हम कहें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, तो ऐसी अवस्था में उनको भारत में स्वतंत्र रूप से दिखाने के लिए आपने कार्य करने का मौका तो दिया, लेकिन भारत के विकास के संबंध में अगर आर्थिक निर्णय लेने की कहीं बात आती है तो इसके लिए वो पंगु थे। उनको किस पर निर्भर रहना पड़ता? ब्रिटिश ताज पर, क्राउन पर, वहां के सम्राट पर और पार्लियामेंट पर। ऐसी अवस्था में इनके चाहने से भारत का किसी भी प्रकार का आर्थिक हित नहीं हो पाता जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट इस संबंध में उचित ना समझ करके निर्णय देती, तब तक। ठीक है, तो चलिए एक ये हो गया। दूसरा जिस पर इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, देखिए विधायी परिषद के सीमित अधिकार। अब देखिए, विधायी परिषद की यद्यपि स्थापना तो हो गई, ये हर्ष का बात था, लेकिन जैसे पहले हम बात कर रहे थे, विधायी परिषद की स्थापना तो की गई, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसी का एक विस्तार था, उसी का एक्सपेंशन था, क्योंकि इसके 12 सदस्यों में, विधायी परिषद के 12 सदस्यों में 5 एक गवर्नर जनरल और उसके 4 कार्यकारिणी के 4 सदस्य, इनको मिलाकर 12 में से 5 तो यही थे। इसके अलावा एक सेनापति जो पूर्ण रूपेण किसके अधीन हुआ करता था? गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करता था। इस प्रकार से देखा जाए तो आधी जो इनकी संख्या है वो किसकी थी? गवर्नर जनरल और उसके शुभचिंतकों की थी, और या उस पर आश्रित पदों की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए। अच्छा, दूसरा चीज, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था भारत के संबंध में निर्णय लेना, नियम बनाना, रूल रेगुलेशन निर्धारित करना। तो भाई साहब, जब 12 सदस्य में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी अवस्था में यह बहुत हास्यास्पद हो जाता है कि भारत के संबंध में निर्णय बनने जा रहे हैं किसी संस्था के द्वारा, वो भी तब जब उसके सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं है। इसी आधार पर सर सैयद अहमद खान ने भी इस विधायी परिषद के प्रावधान की घोर आलोचना की थी।
ठीक है, ये हो गया। फिर इसके पश्चात देखिए, भारत के संबंध में दोहरे शासन व्यवस्था का बना रहना। तो देखिए, अब भारत के संबंध में दोहरे शासन व्यवस्था का बना रहना मतलब क्या है? देखिए, जो डुअल गवर्नेंस था कि भारत में जो संस्था भारत के समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त जो नीति निर्धारण किए जाते थे वो दो संस्थाओं में उसकी जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार तो बढ़ा दिए गए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार अभी पूर्णतया समाप्त नहीं किए गए थे। तो ऐसी अवस्था में यद्यपि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में जल्द ही ये दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त तो होगी, लेकिन अभी की स्थिति अगर हम देखें तो ये दोहरा शासन जो है वो लगातार चल रहा है। यानी जो पेचीदगी भारत के संबंध में थी अभी तक, प्रशासनिक और राजनीतिक, वो यथावत जारी रही, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो भी प्रावधान बने, जो भी रूल रेगुलेशंस बने, यद्यपि कुछ ऐसे थे जिससे थोड़ा बहुत हर्षित हुआ जा सकता था, लेकिन अधिकांश हम समझते हैं कि अधिकांश प्रावधान जो हैं वो अपने आप में बहुत सारी खामियां लिए हुए थे, जिनके सुधार की लगातार आवश्यकता थी। और इसी कारण इसी सुधारों की इसी संभावना ने आने वाले समय में भी संवैधानिक विकास के क्रम को जारी रखा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट में लिख करके उसको सभी के साथ साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो मैं कहूँगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।